आज का मेरा विषय है वाक्य विचार। तो इसमें हम देखेंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने प्रकार हैं, और इन सभी बातों के अलावा वाक्य रूपांतरण के बारे में भी इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि वाक्य की परिभाषा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के नाते आपस में बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है। तो आपस में बातचीत करने के लिए वो क्या करता है कि भाषा के माध्यम से, भाषा को माध्यम बनाकर वाक्य के सहारे से वो बात करता है। तो अपने मन में जो भी विचार है, जो भी विषय होता है, जो भी वो बात जानता है, उसे दूसरों तक व्यक्त करना उसे आवश्यक होता है। तो बिना बताए वो रह नहीं सकता। तो इसलिए वो क्या करता है कि वाक्य के सहारे से, वाक्य का सहारा लेकर वो दूसरों तक अपने विषय को पहुंचाता है। तो यहाँ पर मनुष्य क्या करता है, वाक्य के सहारे से अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। तब वो बहुत सारे शब्दों को जोड़कर, शब्दों के योग से यहाँ पर वाक्य बनाता है और वाक्य बनाकर दूसरों के सामने रखता है। तो यहाँ पर जब भी वो कुछ बात बताता है तो उसमें बहुत सारे विषय होते हैं, कुछ ना कुछ अर्थ छुपे हुए होते हैं, इस तरह से होता है। तो वाक्य की परिभाषा यही होगा कि शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों के सार्थक समूह ही जो है वाक्य कहलाएगा। तो उसके आगे देखेंगे कि वाक्य के कितने अंग हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य यानी कर्ता, और दूसरा विधेय क्रिया। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, यानी कर्ता कहलाता है। विधेय यानी कि क्रिया जो है उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए माधुरी लेख लिखती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, माधुरी के बारे में बात हो रही है। तो माधुरी जो है यहाँ पर उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में कुछ बात हो रहा है। तो लेख लिखती है, ये जो है विधेय है। कर्ता कौन है, माधुरी है, और लेख लिखती है क्रिया है। तो इस प्रकार से वाक्य जो है शब्दों के एक सार्थक समूह को हम वाक्य कह सकते हैं। और वाक्य के 2 अंग है, कर्ता और क्रिया। कर्ता यानी उद्देश्य, क्रिया यानी विधेय। इसके आगे हम देखेंगे कि वाक्य को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। वो क्या है कि अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य को वर्गीकृत किया गया है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है 3 प्रकार है। एक तो साधारण वाक्य जिसे हम सरल वाक्य भी कह सकते हैं, और दूसरा मिश्रित वाक्य, इसे हम जटिल वाक्य भी कहते हैं, और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि साधारण वाक्य या सरल वाक्य, इसकी परिभाषा। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाता है। यानी एक ही क्रिया और एक ही कर्ता जिस वाक्य में आएगा वो वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहेंगे तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही विधेय यानी क्रिया होता है उन्हें साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बिजली चमकती है, पानी बरसा, राम बाजार जा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम सब देखते हैं कि एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसीलिए ये जो है साधारण वाक्य है। इसके बाद हम देखेंगे मिश्रित वाक्य, जिसे हम जटिल वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। अगर सरल शब्द में कहेंगे तो जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हो उसे मिश्रित
वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिश्रित वाक्य, जिसे हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं और जटिल वाक्य भी कहते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में जो है एक से अधिक वाक्य मिले हो और प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित वाक्य हो, इसे हम मिश्र वाक्य कह सकते हैं। अगर दूसरे शब्द में कहेंगे तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक उपवाक्य जो है प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसके साथ साथ अन्य मिश्रित यानी आश्रित यानी गौण उपवाक्य वहां पर हो, तो उसे जो है आपस में जोड़ते वक्त कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कह सकते हैं। यानी एक उपवाक्य मुख्य होता है और एक गौण होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, वो क्योंकि, जो कि, इस तरह के कुछ शब्दों के साथ मिले जुले होते हैं, उसे हम मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। उपर्युक्त वाक्यों में हम देख सकते हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि, और सफल वही होता है। यहाँ पर ये दो वाक्य जो है मुख्य उपवाक्य है। और उसके बाद हम देखेंगे भारत जीतेगा और जो परिश्रम करता है, ये दो है गौण उपवाक्य है, इसीलिए ये मिश्र वाक्य है। तो उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो यहाँ पर भी देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले होते हैं लेकिन सभी वाक्य प्रधान होते हैं, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो से ज्यादा उपवाक्य मिले होते हैं लेकिन सभी वाक्य जो है प्रधान होता है, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों यानी और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए आदि जो है, इसे हम योजक कह सकते हैं, आदि शब्दों को इससे जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहेंगे तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक उपवाक्य होता है, लेकिन जो भी उपवाक्य यहाँ पर होता है वो प्रमुख होता है और ये क्या होता है, कुछ योजकों के सहारे से जोड़ा जाता है। ऐसे वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। इस प्रकार से उसके अलावा हम संयुक्त वाक्य के बारे में और भी कुछ देख सकते हैं कि संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त होते हैं। दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य क्या होता है, अव्ययों के सहारे से, अव्ययों के द्वारा यहाँ पर संयुक्त होते हैं। इस प्रकार के वाक्य जो है बहुत ही लंबे होते हैं और परस्पर उलझे होते हैं, आपस में मिले जुले होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यहाँ पर इतने बड़े वाक्य को
और से और संयोजक के द्वारा, योजक के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसीलिए ये जो इतने लंबे वाक्य संयोजक और है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक और है। यहाँ यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। संयुक्त वाक्य में हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो वाक्य योजकों द्वारा, संयोजकों द्वारा, अव्ययों द्वारा जोड़ा जाता है, ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है और इसे किसी भी दूसरे वाक्य के सहारे की जरूरत, आश्रित वाक्य यहाँ पर नहीं होता है। जो भी वाक्य होता है, सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य, जो भी यहाँ पर दो से अधिक वाक्य होते हैं, वो संयोजकों द्वारा जोड़ा जाता है, लेकिन इसे किसी भी दूसरे वाक्य की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सभी वाक्य मुख्य वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य जो है संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इस तरह से होता है। इसीलिए हम इसे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में इसे समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य जो है दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, वैसे तो हमें पता है कि रूपांतरण यानी रूप को परिवर्तित करना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के प्रयोग को हम रूपांतरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में रूपांतरित करना यानी परिवर्तित करना। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में जब परिवर्तित करते हैं, तब अर्थ को बदलना नहीं चाहिए। बिना अर्थ को बदले एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने का जो क्रिया यहाँ पर होती है, उसी को हम वाक्य रूपांतरण कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है, लेकिन अर्थ बदलना नहीं चाहिए। बिना अर्थ को बदले एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना यानी रूपांतरित होना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इसे इस तरह से हम परिवर्तित कर सकते हैं। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। तो इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला जा सकता है, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। इन तीनों कार्य जब होता है, इस तरह से बदला जाता है, तो कभी भी अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसी को हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देख सकते हैं। सरल वाक्य में प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, उसी को हम संयुक्त वाक्य में प्रयोग करेंगे तो प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। उसी तरीके से उसे मिश्र वाक्य में हम लिखेंगे तो जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ पर वाक्य एक ही है, वाक्य को रूपांतरित किया गया है, लेकिन इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी तरीके से तो आगे देखेंगे कि यहाँ पर कुछ शब्दों को वाक्यों को दिया गया है। इन वाक्यों को हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला वाक्य, मेरे पास कामायनी है, इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसे सरल वाक्य में लिखेंगे तो मेरे पास जयशंकर प्रसाद की लिखी कामायनी है। संयुक्त वाक्य में मेरे पास कामायनी है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मिश्र वाक्य में मेरे पास कामायनी है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य, शशि परिश्रमी है,
वह कक्षा में प्रथम आती है। सरल वाक्य में परिश्रमी शशि कक्षा में प्रथम आती है। संयुक्त वाक्य में शशि परिश्रमी है और वह कक्षा में प्रथम आती है। मिश्र वाक्य क्योंकि शशि परिश्रमी है इसीलिए वह कक्षा में प्रथम आती है। तीसरे वाक्य को यहाँ पर उदाहरण के तौर में देखेंगे कि सूर्य उगा अंधेरा भागा। सरल वाक्य में सूर्य के उगते ही अंधेरा भागा। संयुक्त वाक्य में सूर्य उगा और अंधेरा भागा। मिश्र वाक्य में जैसे ही सूर्य उगा वैसे ही अंधेरा भागा। इन तीनों वाक्यों में हम देख सकते हैं कि तीनों वाक्यों में मैंने यहाँ पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तीनों वाक्यों को तीन तीन प्रकार से प्रयोग किया गया है, वाक्य को रूपांतरित किया गया है। लेकिन एक बात को हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि किसी भी वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि वाक्य को रूपांतरित करते वक्त अर्थ का अनर्थ यानी अर्थ बदलना नहीं चाहिए, अर्थ में बदलाव आने नहीं चाहिए। बिना अर्थ को बदले एक वाक्य को दूसरे वाक्य में रूपांतरित करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आज के कक्षा में हमने देखा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग है और वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। इन सभी बातों को हमने देखा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो इसे इतना कर मैं अभी यहाँ पर इसे खत्म करती हूँ। धन्यवाद।